नमस्ते। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। एक आईटी कंपनी मेथड हब सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसके जो मुनाफे के आंकड़े हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि ये बाजार की अगली बड़ी चीज है। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, तो कुछ ऐसे खतरे दिखते हैं जो इस पूरी कहानी को शायद पलट सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये एक उड़ता हुआ रॉकेट है या फिर एक टाइम बॉम्ब? चलिए देखते हैं कि ये इतना आकर्षक क्यों लग रहा है। हमारे पास जो वित्तीय दस्तावेज हैं, उनके मुताबिक कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो सिर्फ 2 साल में वित्त वर्ष 23 के लगभग 35 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में करीब करीब 135 करोड़ हो गया है। 4 गुना। हाँ, और टैक्स के बाद का मुनाफा भी वो भी 1.34 करोड़ से बढ़कर 11.50 करोड़ हो गया है। मतलब ये तो जबरदस्त उछाल है दिया है। आईटी सेक्टर में इस तरह की ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलती है। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कंपनी का, जैसा आपने बताया, लगभग 81% रेवेन्यू अमेरिका और कनाडा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से आता है। तो पहली नजर में तो ये एक शानदार ग्लोबल सक्सेस स्टोरी ही लगती है। बिल्कुल, कागज पर तो सब बेहतरीन है, लेकिन यहीं से हमारी पहेली शुरू होती है। इस चमकदार तस्वीर के पीछे पहला बड़ा लेकिन है निर्भरता, और ये एक नहीं, कई स्तरों पर है। सबसे पहले ग्राहक। आपने सही पकड़ा। आंकड़े साफ बताते हैं कि कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 31 से 32% हिस्सा सिर्फ एक ग्राहक से आता है। एक तिहाई। जी। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी सैलरी का 1/3 हिस्सा सिर्फ एक जगह से आए और वो अचानक बंद हो जाए, तो क्या होगा? हाँ जी। कंपनी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ। और बात सिर्फ ग्राहक पर खत्म नहीं होती, यही निर्भरता मतलब सेक्टर पर भी है। कुल रेवेन्यू का 32% टेलीकॉम सेक्टर से आता है। अच्छा। तो अगर उस सेक्टर में कोई भी मंदी आई, तो कंपनी को सीधा झटका लगेगा। एक ग्राहक और एक सेक्टर पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये तो ऐसा है जैसे आपने अपनी सारी कमाई एक ही स्टॉक में लगा दी हो। क्या स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती दौर में ऐसा करना आम बात है, या ये वाकई एक बड़ी लापरवाही है? देखिए, शुरुआती दौर में कंपनियों को जो भी बड़ा क्लाइंट मिलता है, वो उसे पकड़ लेती हैं, ये आम है। लेकिन इस स्केल पर पहुंचने के बाद भी निर्भरता कम ना करना एक रणनीतिक खामी हो सकती है। और ये निर्भरता की कहानी सप्लायर्स तक भी जाती है। सप्लायर्स तक भी। हाँ, कंपनी अपनी कुल खरीद का लगभग 37% हिस्सा एक ही सप्लायर से लेती है, और उसके साथ कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अगर उस सप्लायर ने हाथ खींच लिए, तो पूरा ऑपरेशन ठप पड़ सकता है। तो एक तरफ तो कंपनी का मुनाफा रॉकेट बना हुआ है, लेकिन जब हम उनके बैंक खाते में झांकते हैं, तो कहानी पूरी तरह से अलग दिखती है। असल में कंपनी पैसा कमाने से ज्यादा गमा रही है। ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। कंपनी ने हाल ही में ऑपरेटिंग गतिविधियों से 2.13 करोड़ रुपए का नेगेटिव कैश फ्लो दर्ज किया है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी के मुख्य धंधे को चलाने का जो रोजमर्रा का खर्चा है, वो उससे होने वाली नकद कमाई से ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्राहकों से पैसा वसूलने में हो रही देरी, जिसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। मतलब कंपनी काम तो कर रही है, बिल भेज रही है, पर पैसा हाथ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी एक दुकान है। पहले ग्राहक आपका सामान लेकर 3 महीने, यानी कोई 96 दिन में पैसे चुका देते थे। अब वही ग्राहक 4 महीने, मतलब 119 दिन लगा रहे हैं। हम्म। आपकी कमाई तो किताबों में दिख रही है, पर आपकी जेब खाली है। कंपनी के साथ ठीक यही हो रहा है, और वो भी करोड़ों के स्केल पर। हम्म। ये किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी के लिए एक, आप कह सकते हैं, गंभीर चेतावनी है। और बात यही खत्म नहीं होती। मैंने देखा है कि कंपनी पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं, और साथ ही 27.5 करोड़ रुपए की आकस्मिक देनदारियां भी हैं। एक सेकंड, ये आकस्मिक देनदारियां क्या होती हैं? क्या ये वो पैसा है जो कंपनी को देना ही पड़ेगा? नहीं, ये वो संभावित खर्चे हैं जो किसी कानूनी मामले के नतीजे पर निर्भर करते हैं। अगर केस हारे, तो ये 27.5 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा। तो ये एक तरह की तलवार है जो कंपनी के सिर पर लटक रही है। और इसके ऊपर से कंपनी पर 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज तो पहले से ही है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जिसका राजस्व और मुनाफा आसमान छू रहा है, लेकिन जिसकी नींव में निर्भरता, कैश की कमी और देनदारियों जैसी कई गहरी दरारें हैं। एकदम सही। ये ग्रोथ बनाम स्टेबिलिटी का एक क्लासिक मामला है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि
क्या तेज विकास की जो चकाचौंध है वो इन बुनियादी वित्तीय कमजोरियों पर पर्दा डाल रही है? और भविष्य के लिए असली सवाल यह है कि क्या कंपनी अपने विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए इन जोखिमों को संभाल पाएगी या फिर ये तेजी ही उसके गिरने की वजह बनेगी?